इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डे बाय डे में भी आप लोग इसको लाइफ में यूज कर पाएंगे। बात की जा रही है यहां पर हमारी कंट्री में जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बोला गया है कि फास्ट टैग जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है हमारी कंट्री में 1 जनवरी 2021 से, यानी कि जो भी 4 व्हीलर है उसमें फास्ट टैग होना जरूरी है। फास्ट टैग एक तरीका स्टिकर रहता है जो कि आप लोगों की गाड़ी के ऊपर लगा दिया जाता है और कहीं पर भी आप लोग टोल के क्रॉस होकर अगर आप लोग गुजरते हैं तो उसमें से वो कट हो जाता है। इसका मतलब ये कि आप लोग को जो टोल टैक्स गेट है उस पर रुकना नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट निकल जाएंगे और आप लोगों की जो भी अकाउंट उससे कनेक्ट रहेगा, खासकर पेटीएम वगैरह से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो आसानी से आप लोग उसका पेमेंट वहां से कट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। हमारी कंट्री में ये 2021 में 1 जनवरी से इंप्लीमेंट हो जाएगा, इनके नेक्स्ट ईयर से ये अप्लाई किया जाएगा। जो ओल्ड व्हीकल है खासकर एम और एन कैटेगरी के अंदर मोटर व्हीकल जो है जो कि सोल्ड किए गए 1 दिसंबर 2017 से पहले, ठीक है, तो यहां पर इसके ऊपर भी यहां पर ये लगाया जाएगा। थोड़ा सा इसको आप लोग समझिए एक बार, जो ये कैटेगरी क्या है, एम एंड एन कैटेगरी। एम कैटेगरी के जो व्हीकल होते हैं वो होते हैं जो कि पैसेंजर ले जाते हैं। पैसेंजर मतलब एक तरीके से जो भी आप लोग बोलते हैं नॉर्मली एक इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। एन कैटेगरी के जो व्हीकल होते हैं वो होते हैं जो गुड्स ले जाते हैं, इनके जो सामान लेकर जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कैटेगरी जो एल है उसमें 2 एंड 3 व्हीलर होते हैं, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, या क्वाड्रिलेटरल जो साइकिल होती है वो भी देखने को मिलेंगी। कैटेगरी जो टी है यहां पर वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी एम, कैटेगरी एन, कैटेगरी एल और कैटेगरी टी, तो इसको मैच करने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एम कैटेगरी हो गया पैसेंजर वाला, यानी कि मेल से आप लोग याद रख लीजिएगा। एन कैटेगरी हो गया यहां पर गुड्स, सामान वगैरह, यानी कि जो सामान इधर उधर ले जाते हैं। एल कैटेगरी से लाइट व्हीकल नहीं बोलते हैं, तो 2 और 3 व्हीलर को बोल लीजिएगा आप लोग। और टी कैटेगरी ट्रैक्टर से याद रख लीजिएगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट। तो ये इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो जो स्टिकर यहां पर यूज किया जा रहा है ये एक तरीके से फास्ट टैग आप लोग इसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली जो टोल है वो आप लोगों से कलेक्ट कर लिया जाएगा। हमारी कंट्री में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है 1989, उसके हिसाब से फास्ट टैग जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया। ऑल जो भी हमारी कंट्री में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है न्यू 4 व्हीलर का, खासकर सिंस 1 दिसंबर 2017 से, और जो भी यहां पर सप्लाई किए जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर, जो आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो डीलर है वो भी यहां पर इसको लगा कर देगा अगर नए व्हीकल आगे आ रहे हैं तो। फास्ट टैग जो होता है ये टोल कलेक्शन का जो सिस्टम है, कौन इसको ऑपरेट करता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसको ऑपरेट करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि फास्ट टैग जो है वो हमारी कंट्री में किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। तो आइए थोड़ा सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको NHAI आप लोग बोलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1988 में इसको बनाया गया था और हमारी कंट्री में जो हाईवे का नेटवर्क है उसको मैनेज करने का काम करती है। NHAI जो है यहाँ पर ये जो बनाई गई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ एक्ट, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1988 में एक एक्ट पास कर बनाई गई और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है। फर्स्ट जो चेयरमैन थे इनके वो थे यहाँ पर योगेंद्र नारायण। इसी के साथ में ये यहां पर जो बेसिकली बनाया गया 1988 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है कि हम लोग रोड नहीं बना रहे, हम लोग नेशन बना रहे हैं, यानी कि नॉट जस्ट बिल्डिंग रोड, बिल्डिंग ए नेशन। तो ये इसका मोटो है। और इसी के साथ में ये इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारी कंट्री में मैपिंग की जा सके जो हाईवे है हमारी कंट्री में उनकी। तो इसके ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट ये फोकस रखते हैं। आप लोगों ने कई बार एक बात फील की होगी, अगर सेंटर पर कोई और गवर्नमेंट है और स्टेट पर कोई और गवर्नमेंट है तो इसमें कई बार आप लोगों को झड़प देखने को मिलती है। और ये पैटर्न ओनली हमारी कंट्री में नहीं है, ये आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोगों से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करूं, जैसे कि अगर आप लोग मैप में देखिएगा तो हम लोग अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, जो एक बार पावर में आ जाता है वो पावर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि गद्दी पर जो है वो बैठ गया तो बस गद्दी उसी की हो गई है, तो ऐसा लगता है कि उसका बहनावा यहां पर हो गया है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है अफ्रीका के अंदर। पर लेकिन हमारी कंट्री में अगर इलेक्शन होते हैं तो आसानी से पावर का ट्रांजिशन हो जाता है। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इथियोपिया के बारे में। इथियोपिया के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए इथियोपिया में चल क्या रहा है। इथियोपिया में सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एबे अहमद, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है यहां पर ऑर्डर कि आज की डेट में
जो वॉयलेंस चल रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। किस पर्टिकुलर रीजन में? ये है यहाँ पर टिग्री रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर टिग्रे जो रीजन है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कहां पर ये लोकेटेड है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इथियोपिया के अंदर। अगर मैं आप लोगों को इथियोपिया यहाँ पर दिखाना चाहूं तो अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग हमेशा देखा कीजिए ताकि लंबे समय तक याद रख पाए। तो अफ्रीका के अंदर लेकर चलते हैं, ये हो गया इथियोपिया। इसको थोड़ा सा जूम कर देखते हैं, ठीक है। ये मैं इसको जूम कर रहा हूं यहाँ पर। तो इथियोपिया आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिल गया, जिसका अदिस अबाबा, तो इसकी कैपिटल है इथियोपिया की। अगर इथियोपिया के बारे में बात करें, जिस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है, वो पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहां पर जूम कर देख पाएंगे। इथियोपिया की आज की डेट में जो इसकी करेंसी है, इथियोपियन बिर इसकी करेंसी है, और ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, अदिस अबाब इसकी कैपिटल है। तो इसमें जो रीजन है यहां पर, ये जहां पर ये झड़प देखने को मिल रही है, ये है यहां पर टिग्रे, ठीक है। तो टिग्रे यहां पर इसकी जो कैपिटल है ये है मैकले, टिग्रे की कैपिटल है मैकले। तो यहां पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। दिक्कत यहां पर क्या है? यहां पर अभी रिसेंटली जो लोकल जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, पर लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो इसके चलते यहां पर ये झड़प देखने को मिली। इसी के चलते यहां पर ये ग्रह युद्ध जैसी कंडीशन यहां पर बन गई है, ठीक है। तो ये इथियोपिया के बारे में बात की जा रही है। और जो यहां पर जो टिग्रे वाला रीजन है, ये यहां पर तिग्रेनियन, इसी के साथ में यहां पर आयरोब, और इसी के साथ में कुनामा, ये पीपल यहां पर पाए जाते हैं। अगर इनके बारे में आप लोगों से कोई पूछे कि किस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी न्यूज में, तो इथियोपिया का जो यहां पर टिग्रे वाला रीजन है उसमें ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऊपर यहां पर रेड सी हो गया, यहां पर हो गया गल्फ ऑफ एदन। तो इस तरीके से मैप आप लोग जरूर याद रखा कीजिए। जैसे यहां पर गल्फ ऑफ एदन हो गया, ठीक है, ये रेड सी हो गया। इसमें से होते हुए अगर आप लोग इधर निकलेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर मेडिटेरेनियन सी यहां पर आ गया है। तो ये पर्टिकुलर रीजन हो गया, जो कि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो मैप जो है वो जूम कर अगर आप लोग देखेंगे, चीजों को समझना चाहेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। यहां पर थोड़ा नीचे आएंगे, युगांडा, कीनिया, और इसी के साथ में तंजानिया हो गया। तो लेक विक्टोरिया काफी इंपोर्टेंट लेक है यहां पर ये, जिसमें से नाइल रिवर होकर गुजरती है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं। तो आप लोगों का होमवर्क है कि नाइल रिवर के बारे में जाकर देखिएगा कि क्या किस तरीके से कहां से निकलकर किधर को बहती है, और ये देखिएगा कि नाइल रिवर में जो ब्लू नाइल है और व्हाइट नाइल है वे कहां पर जाकर मिलती है एक दूसरे के साथ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर देखिएगा, ओके। अगर आप लोग अपनी कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको सब्सिडी देना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर कुछ इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि उसको कोई ना कोई सपोर्ट मिलनी चाहिए, या तो पैसे के पॉइंट ऑफ से या फिर मार्केट के पॉइंट ऑफ से। उसके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगना चाहिए, ऐसा भी काम किया जा सकता है। तो इसी में यहां पर हमारी कंट्री में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी कि एक तरीके से प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंसेंटिव है वो यहां पर लिंक कर दिया जाता है, जिसके चलते उनको काफी फायदा देखने को मिलता है। तो 4 से लेकर 6% तक का प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव है यहां पर वो प्रोवाइड कराया जाता है 5 साल के लिए। तो इसमें जो अब तक जो सेक्टर थे, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, अलाइड इक्विपमेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई वाला इंग्रेडिएंट जो हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गया, इनको ये बेसिकली PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि छूट दी जाती थी। पर लेकिन अब इसमें 2 सेक्टर और ऐड कर दिए गए हैं, एक है फूड प्रोसेसिंग और दूसरा है टेक्सटाइल। यानी कि फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल वाले फील्ड में अगर कोई काम करना चाहता है, एक प्रॉपर वे में आगे निकल कर आना चाहता है, तो यहां पर भी अब आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि इस तरीके से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि इसमें भी 4 से 6% आप लोगों को इंसेंटिव देखने को मिलने लगे, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 5 साल के लिए यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो बेस ईयर यहां पर रखा गया है वो है 2019-20, जिसके बेस पर यहां पर ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये जो बेसिकली किसके द्वारा ये स्टार्ट किए जाते हैं, तो हमारी कंट्री में जो CEO है नीति आयोग के, इसी के साथ में सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर, सेक्रेटरी जो यहां पर एक्सपेंडिचर है, सेक्रेटरी जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, उसी के साथ में जो यहां पर जो सेक्रेटरी रिवेन्यू है, और यहां पर ये सेक्रेटरी DPIT जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि ये कई सारे मेंबर आप लोगों को यहां पर नजर आते हैं। तो इंसेंटिव का एम क्या रहता है? एक तो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसको बूस्ट अप करना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना, कुछ भी सामान अपनी ही कंट्री में हम लोग बना सकें। तो ये बेसिक पर्पज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि हमारी कंट्री में लोकल फॉर लोकल वाली बात नहीं होती है, यानी कि अपने लोकल सामान पर फोकस करो और उसी के बारे में बातें करो। तो ये इसका पर्पज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है इसके बारे में, ठीक है, कि कौन से सेक्टर यहां पर ऐड किए गए। तो फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल, यानी कि जो खाना एक तरीके से मान लीजिए टमाटर है तो टमाटो सॉस बन गया, ठीक है, आलू है तो उसका चिप्स आप लोगों ने बना लिए, तो ये फूड प्रोसेस होके जाता है यहां पर। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग, तो खाना और कपड़ा उद्योग और ऐड कर दिया गया है इसमें।
नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है ये है गोवा से। गोवा को अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में एक राज्य है जो कि खासकर यहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटक को टच करता है। इसके बारे में क्या न्यूज है, गोवा में यहां पर एक एक्टर जिनका नाम है यहां पर मिलिंद सोमन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कई बार इनको देखा होगा सीरियल वगैरह में, किसी मूवी वगैरह में। तो इनको मुंबई पुलिस के द्वारा अभी बुक कर लिया गया है, यानी कि एक तरीके से इनको मुंबई पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। रीजन क्या था, ये अश्लीलता फैला रहे थे यहां पर, जो बीच पर यहां पर ये घूम रहे थे। तो कुछ ऐसी पिक्चर्स वगैरह, कुछ ऐसी वीडियो बना रहे थे जिसमें ये बिल्कुल नंगा घूम रहे थे, जिसके इनकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। तो सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पीनल कोड हमारी कंट्री में जो है बेसिकली, अगर कोई ऑफेंस यानी कि अश्लील एक्ट अगर आप लोग कोई करते हैं या फिर आप लोग कोई शब्द अश्लील यूज करते हैं पब्लिक प्लेस में, तो सेक्शन 294 आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंडियन पीनल कोड का, अगर उससे किसी को दिक्कत हो रही है तो। यानी कि आप लोगों ने कोई ऐसी हरकतें करी और वो किसी को परेशान कर गई, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है आप लोगों की शिकायत करे तो आप लोगों को 3 महीने तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, यानी कि 3 महीने तक आप लोग जेल में जा सकते हैं। तो हमारी कंट्री में जो एक्ट है सेक्शन 294 इंडियन पीनल कोड का, एक तो ये सेक्शन हो गया, और दूसरा यहां पर अंडर सेक्शन 67 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका भी, अगर कोई ऐसा कोई आप लोग ये अश्लील कोई ऐसी एक्टिविटी आप लोग करते हैं, कोई एक्ट ऐसा करते हैं, तो उसमें भी पनिशमेंट की बात यहां पर की जाती है। तो 3 महीने तक यहां पर जेल में रखा जा सकता है पर्टिकुलर पर्सन को, अगर कोई गंदी हरकतें यहां पर करता हुआ पाया जाता है और उसकी वो हरकतें से कोई इंसान परेशान होकर उसकी शिकायत करता है, तो तब आप लोगों को यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये दोनों जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी है। तो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, वो है वाराणसी यानी कि बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसी उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी वाले एरिया में इनके द्वारा सारनाथ लाइट और साउंड शो यहां पर स्टार्ट किया गया है। आप लोग अगर अक्षरधाम गए हैं तो आप लोगों ने अक्षरधाम में वो शो देखा होगा जो लाइटिंग शो रहता है इवनिंग के टाइम पर। अच्छा, किस किसने देखा है, यस या फिर नो? जिसने देखा है यस, जिसने देखा है नो, और जिसने नहीं देखा है वो कोशिश करो कि जैसी चीजें नॉर्मल होती हैं, पेंडेमिक जो है साइड में होता है, उस शो को जरूर देख के आना। काफी कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर, खासकर फर्स्ट टाइम जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग काफी अच्छा लगेगा। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही शो का जो बेसिकली यहां पर अभी स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसा ही एक शो आप लोग अगर अंडमान निकोबार पे जाते हैं तो वहां सेल्यूलर जेल के अंदर भी आप लोगों को कुछ ऐसे ही शो वहां पर दिखाए जाते हैं, जो कि काफी अच्छे तरीके से इमोशनल हो जाता है। वहां पर इस तरीके का शो है, आंखों से आंसू आने लगते हैं जहां पर पूरी उसकी स्टोरी सुनाई जाती है। तो सारनाथ यहां पर देखने को मिलेगा, सारनाथ लाइट और इसी के साथ में साउंड शो। तो सारनाथ जो है उसका हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है हमारी कंट्री में, तो जान लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट जो वाराणसी सिटी है वहां पर आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में यहां पर एक मीटिंग पॉइंट है गंगा और जो वरुणा रिवर है इसका मीटिंग पॉइंट है। तो सारनाथ में गंगा और वरुणा रिवर आकर मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। डियर पार्क सारनाथ में गौतम बुद्धा फर्स्ट जहां पर अपना धम्मा जो है बेसिकली पढ़ाया गया था इनके द्वारा, तो डियर पार्क भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ये साइट है यहां पर बुद्धा धम्म चक्रा परिवर्तन सूत्ता की बात यहां पर की जा रही है, जिसमें गौतम बुद्ध जी के द्वारा यहां पर अपनी टीचिंग की बात की गई थी और इनलाइटनमेंट के बाद में यहां पर लेक्चर अपने दिए गए थे। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर एक तो अपग्रेड किया जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जो है इस पर्टिकुलर एरिया में, सोमनाथ जो लाइट है और इसी के साथ में जो साउंड शो है वो सारे काम यहां पर किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जा रही है कंजर्वेशन के लिए, ताकि जो काऊ वगैरह है उनको भी यहां पर कंजर्व किया जा सके। जो यहां पर मल्टीपर्पज सीड जो बेसिकली यहां पर यूज किए जाएंगे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है। इसी के साथ में वाराणसी सिटी को स्मार्ट लाइटिंग वर्क की बात की जा रही है। 105 आंगनवाड़ी केंद्र और 102 यहां पर गौ आश्रय जो केंद्र बनाने की बात की जा रही है, गौ आश्रय केंद्र। तो ये सारी जो एक्टिविटी की जाएगी कहां पर की जाएगी, ये बनारस में की जाएगी। तो ये सारी जो बेसिकली एक्टिविटी है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर किया जाएगा, जिसके हिसाब से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में यह बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है पर्टिकुलर जगह के बारे में भी, और इससे रिलेटेड एक रिवर है उसके बारे में भी, और इशू क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। काफी दिनों से यहां पर एक पर्टिकुलर न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी करतारपुर साहिब के बारे में, तो उसी के बारे में यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। करतारपुर साहिब जो है एक तरीके से यहां पर जो गुरुद्वारा है साहिब, ठीक है, तो यहां पर गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर, ये एक सिख बॉडी है। पर लेकिन पाकिस्तान में क्या किया गया है, अभी पाकिस्तान में यहां पर ये इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो इसका मैनेजमेंट होता है, यानी कि एक तरीके से जो इसका कर्ता धर्ता, इसका प्रबंधन जो करने वाला, जो बेसिकली एक तरीके से सिख कम्युनिटी के जो लोग होते थे उनसे उसको हटाकर यहां पर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि PSG, PC से हटाकर इसको एक ट्रस्ट को दे दिया गया है, जिसका नाम
है यहाँ पर विकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जो कि एक नॉन सिख बॉडी है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बॉडी अब यहां पर इस पर्टिकुलर जो गुरुद्वारा है उसका देखरेख करेगी। तो इंडिया ने इसको कंडेम किया, इंडिया ने बोला है कि ये सही तरीका नहीं है, इंडिया ने निंदा की है इसकी कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आखिर इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जब ये काफी ज्यादा न्यूज में था, मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया भी था। करतारपुर जो है यहां पर ये आप लोगों को नजर आएगा पाकिस्तान की साइड में, और हमारी कंट्री में जो इसको कनेक्ट करने की बात की गई थी ये था डेरा बाबा नानक। तो इसके बीच में यहां पर ये कॉरिडोर बनाया गया। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, यानी कि रास्ता। तो ये लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता आप लोगों को यहां तक देखने को मिला रिवर के ऊपर, और फिर कुछ आगे तो ये जो रिवर थी इसको क्रॉस करने के लिए यहां पर ये रवि रिवर आप लोगों को यहां पर नजर आई, और ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ताकि सिख कम्युनिटी जो पाकिस्तान के अंदर है और जो सिख कम्युनिटी इंडिया के अंदर है वो एक दूसरे की कंट्री में जा सके, खासकर जो रिलीजियस प्लेस हैं उनको जाकर वो विजिट कर सके। तो इसलिए यहां पर इसकी कनेक्टिविटी बनाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने कई सारे अड़ंगे पहले भी अड़ाए। यहां पर पाकिस्तान के द्वारा स्टार्टिंग में बोला गया काफी ज्यादा फीस रखेंगे, फिर कई सारी नेगोशिएशन की गई, तो उसके चलते कई सारे सोल्यूशन निकाले गए, पर फिर से आकर यहां पर ये कुछ ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर इसको गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के नाम से भी जानते हैं, जो पाकिस्तान के ये है यहां पर नारोवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि रवि रिवर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें, इसको कनेक्ट करने की बात की, डेरा बाबा नामक जो हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग बात करें इंडिया में पंजाब में सिचुएटेड है, इसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की गई। दोनों के बीच में लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बाकी लगभग 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो है यहां पर नदी के ऊपर, ठीक है। तो डिस्टेंस कोई नहीं पूछने वाला है, रिवर का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। पहले बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश बिल्कुल एक ऐसा ही एक कानून होता है, जब पार्लियामेंट वर्किंग नहीं होती है तो उस टाइम यहां पर इसको लाया जाता है। हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ जो कोविंद जी हैं, उनके द्वारा प्रोमोगुलेट किया गया, यानी कि एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसको आप लोग बोलते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है और कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है, वैसे समझा देता हूं। आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं, तो आर्बिट्रेशन जो अवेलेबल होता है वो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्रेजेंट के और जो फ्यूचर के, यानी कि जो एग्जिस्टिंग आज के डेट में जो भी यहां पर और जो फ्यूचर के डिस्प्यूट है उनके लिए आप लोग यूज करेंगे आर्बिट्रेशन, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें कॉन्सिलेशन के बारे में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एप्लीकेबल है जो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है, यानी कि फ्यूचर के डिस्प्यूट के लिए नहीं है। आप लोग इसका समझ सकते हैं, यानी कि अगर आज की डेट में लड़ाई हो रही है, फ्यूचर में भी चांस है लड़ाई होने की, तो वहां पर आर्बिट्रेशन आता है पिक्चर में, यानी कि आगे भी फ्यूचर में भी शांति में रहेंगे या फिर सींग लड़ाएंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। पर लेकिन जब आप बात करते हैं कॉन्सिलेशन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रहता है कि आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है, यानी कि आज के डेट में जो एक दूसरे की जो झड़प हो रही है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन डाल देती है, इसमें हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मध्यस्थता और सुलह कराना। आर्बिट्रेशन मध्यस्थता और कॉन्सिलिएशन जो होता है ये होता है सुलह करवाना, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन जो होता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारी कंट्री में एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये ऑर्डिनेंस जो लाते हैं हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाते हैं, और जो आर्टिकल होता है इससे रिलेटेड हमारे संविधान में आर्टिकल 1, 2, 3 के थ्रू यहां पर ऑर्डिनेंस लाया जाता है। और अगर बात करें यहां पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये प्रेसिडेंट की होगी। अगर हम लोग बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है वो होती है 213। तो ये आप लोग याद रखना। तो किसको चेंज किया जा रहा है, तो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन जो एक्ट है 1996 को, इसमें चेंज लाया जा रहा है एक ऑर्डिनेंस लाकर 2020 में, ठीक है। तो 1996 का जो एक्ट था उसमें चेंज लाया जा रहा है, अब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है यहां पर, तो ये इसमें चेंज किया जा रहा है जो 1996 का था, ठीक है। इसी के साथ में देखिए बेसिकली होता क्या है, अगर कोई यहां पर लड़ाई चल रही है तो दो तरीके होते हैं, एक तो आप लोग कोर्ट में जाओ, एक होता है बाहरी सुलह कर लो, ठीक है। तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अनकंडीशनल, जो भी यहां पर आर्बिट्रेशन होता है टुवर्ड्स द जो आर्बिट्रेशन होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताकि जो अवॉर्ड है यहां पर जो फ्रॉड या कनेक्शन जो एक तरीके से करप्शन हो रहा है उसका सोल्यूशन आप लोग निकाल सकें। यानी कि एक तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़कर उसका बाहरी अगर सोल्यूशन निकाल सकें और जल्दी से जल्दी मैटर निपट जाए तो काफी अच्छा रहेगा। समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए दो पर्सन है, एक है ए एक है बी, ए बी के बीच में झड़प हो गई, लड़ाई हो गई, दोनों कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में पहुंचे, दोनों ने एक एक वकील रखा, तो दोनों की साइड से वकील लड़ा, तो वकील की फीस गई, इसके साथ में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे तो इनका पैसा भी लगेगा, टाइम भी बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो इसी तरीके से यहां पर अगर मान लीजिए बाहरी बैठकर दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं कि हाँ यार इसका सोल्यूशन ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं, ना तो वकील की जरूरत पड़ेगी, ना ही टाइम वेस्ट होगा, नहीं कहीं इनको विजिट करना पड़ेगा पर्टिकुलर एरिया में कोर्ट में जाने के लिए, तो घर पर ही सारा सोल्यूशन निकल जाएगा।
तो ये इस तरीके से एक अच्छा ये सॉल्यूशन है। और खासकर हमारी कंट्री में जब महात्मा गांधी जी जब बात करते थे यहां पर इसी तरीके से कि सॉल्यूशन निकाला जाए, तो मध्यस्थता उनके द्वारा काफी अच्छे से सपोर्ट की जाती थी। हमारी कंट्री में काफी एक फेमस जर्नलिस्ट है जिनका नाम है अर्णब गोस्वामी, तो उनसे रिलेटेड यहां पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी उनको अरेस्ट किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा, और फिर यहां पर जब उनको अरेस्ट किया गया तो जो केस फाइल किया गया यहां पर, तो ये हैबिस कॉर्पस का यहां पर एक तरीके से इल्जाम लगाया गया। यानी कि एक तरीके से यहां पर जो हैबिस कॉर्पस का इल्जाम लगाया गया यहां पर, यानी कि जो जर्नलिस्ट है यहां पर उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो सीनियर जर्नलिस्ट की साइड से जो लॉयर हैं उनके द्वारा बोला गया कि जो एक तरीके से पुलिस है उसने मनमाने ढंग से यहां पर ये एक्शन लिया है, और कहीं ना कहीं ये जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशरी है, उसकी भी इंसल्ट है, और जो एक प्रोसीजर होता है उसकी भी इंसल्ट है। तो यहां पर ये केस यहां पर फाइल किया गया है, कहां पर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में। देखिए ये आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा कि यहां पर ये किस तरीके से किसको फांसा गया है, क्या केस है, ये फलान ढिमकाना, ये कोई नहीं पूछने वाला है। इंपॉर्टेंट है हैबिस कॉर्पस और स्यूमोटो एक्शन क्या होता है। स्यूमोटो एक्शन का मतलब होता है जैसे कि हमारी कंट्री में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने देखा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की एक तरीके से एक्सीडेंट हो गई है और उसके परिवार में एक ही बंदा था कमाने वाला, उसकी जान चली गई है और यहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा रही है इसको, तो ये क्या करेगा, इस ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो भी एनआरसी जो एनएचआरसी में जो लोग बैठे होंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू इनको खबर का पता चलेगा, फिर कोई न्यूज सुनेंगे तो ये बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट को कि यार आप इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि स्यूमोटो का मतलब होता है कि अपने आप न्यूज से इधर उधर से पता लग जाना किसी चीज का और उसके बाद में एक्शन ले लेना। तो यहां पर एक तरीके से किसी ने रिपोर्ट नहीं की यहां पर जाकर के भैया ऐसा हो गया इनके साथ में, तो इन्होंने स्यूमोटो एक्शन ले लिया है। हैबिस कॉर्पस क्या है, इसके बारे में कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बातें करता हूं। देखिए अगर बात करें हमारे कंट्री में संविधान में जब फंडामेंटल राइट रखे गए, तो फंडामेंटल राइट को आप लोगों को लिए फंडामेंटल राइट को ये पार्ट 3 में रखे गए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें एक आर्टिकल 32 भी है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया हमारी कंट्री में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। आखिर इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया, आखिर ऐसा क्या था इसके अंदर ये था कि अगर आप लोग ये फंडामेंटल राइट जितने भी हैं सारे अगर इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं डायरेक्ट कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो 4 तरीके की रिट्स इसमें दी जाती हैं, इसमें से एक है हैबिस कॉर्पस। तो यहां पर जो रिट्स है, यहां पर 5 तरीके की रिट्स रहती हैं। एक हैबिस कॉर्पस है यहां पर, दूसरी मंडामुस हो जाएगा, इसी के साथ में प्रोबिशन, नेक्स्ट यहां पर है ये सेरसरी, इसी के साथ में क्योरेंडो। ठीक है, तो ये 5 जो रिट्स हैं इसमें से जो हैबिस कॉर्पस है उसके बारे में हम लोग बात करें। इसका मतलब है कि यू मे हैव द बॉडी, तो यानी कि ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है डायरेक्ट और पूछा भी गया पास्ट में कि हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। तो एक लैटिन वर्ड है यहां पर, इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। यानी कि एक तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग डिटेन कर लेते हैं तो आप लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को 24 आवर के अंदर अंदर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो। इलीगल तरीके से आप लोग उसको अपने कटघरे में नहीं रख सकते, एक तरीके से ऐसा बोलने की कोशिश की जाती है, और ये अगेंस्ट स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए इंप्लीमेंट यहां पर होता है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32 हमारे संविधान में यहां पर यह बात करता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको हनन न पहुंचाया जाए, और अगर उसको गिरफ्तार कर भी लिया गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर जो नॉर्मल डेज हैं तो उसमें आप लोग इनको कोर्ट के सामने लेकर जाओ और तुरंत मैटर को यहां पर सुलझाओ। तो ये बेसिकली यहां पर आप लोगों को नजर आती है बातें। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा इसके बारे में। पॉलिटी का बैकग्राउंड रखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्णब गोस्वामी के बारे में आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं, खासकर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आज के डेट में हिस्ट्री के बारे में आप लोग कैसे पता चला है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड में आ सकती हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो एक तरीके से जो लिखाई होती थी किसी पर्टिकुलर पत्थर के ऊपर या फिर किसी मेटल के ऊपर, या फिर खुदाई जब होती थी उससे जो भी मटेरियल हम लोगों को मिलते थे उसकी वजह से, या फिर किसी के द्वारा कहीं कोई किताबें लिखी गई हैं, तो ये वो सारी चीजें होती हैं जिससे हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, यानी कि सोर्स ऑफ द हिस्ट्री जिनको आप लोग बोलते हैं। तो फीमेल जो टीनेजर हैं लगभग 9000 साल पहले ये पता चला है, अभी अमेरिका के अंदर में जो बॉडी पाई गई है यहां पर उसके हिसाब से यहां पर ये पता चला है कि लड़कियां भी शिकार किया करती थी। यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि आर्मी में ना बस लड़के ही जाएंगे, ये काम ना बस लड़के ही कर सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी आज के डेट में हम लोगों ने बना रखी है, अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखेंगे तो महिलाओं ने भी काफी बड़े बड़े कारनामे यहां पर किए हैं। तो यानी कि एक तरीके से अगर पास्ट में आप लोग जाएंगे, हम लोग मानते थे शिकार करना जो है वो मेल डोमिनेटेड काम है, यानी कि मेल यहां पर शिकार करते हैं। पर लेकिन साउथ अमेरिका में जो भी खुदाई हो रखी है और वहां से जो अभी अवशेष मिले उनसे यह पता चलता है कि 30 से लेकर 50% तक जो हंटर का काम किया करते थे, यानी कि शिकारी का काम किया करते थे,
वो यहां पर फीमेल क्या करती थी, यानी कि महिलाएं क्या करती थी। तो ये कहां से पता चला, ये पता चला एंडीज माउंटेन, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एंडीज माउंटेन की एक बार लोकेशन भी आप लोग समझ लीजिए, तभी आप लोग इनको याद रख पाएंगे। अपनी प्यारी कंट्री बीचों बीच में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो आइए आप लोगों को साउथ अमेरिका की सैर करा के लेकर आते हैं। ऊपर हो गया यहां पर नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएसए भी आप लोगों को देखने को मिलता है, फिर मेक्सिको वगैरह आ गया और नीचे आ गया साउथ अमेरिका। तो पेरू जो यहां पर चिली है, ये अर्जेंटीना है। तो ये जो वाला एरिया है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एंडीज माउंटेन बोला जाता है। ठीक है, ये पूरा एरिया आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहां पर, अंधेरा कायम हो गया, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहां पर ये दिखाऊं तो ये आप लोगों को एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये है यहां पर एंडीज माउंटेन। अब आप लोगों को माउंटेनियस जो रीजन है थोड़ा सा ये नजर आ रहा होगा। तो ये जो पहाड़ पर्वत है यहां पर, इनको बेसिकली एंडीज माउंटेन के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ये पर्वत है, ये पूरी श्रृंखला जो आप लोगों को यहां पर पर्वत की देखने को मिल रही है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अब आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये है पहाड़ पर्वत जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये एंडीज के माउंटेन है यहां पर, ये कहीं खाई आप लोगों को दिख रही है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा आप लोग देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये जो पहाड़ पर्वत है यहां पर, तो इनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये देखने को मिला कि जो महिलाएं थी यहां पर, वो काम क्या करती थी, बेसिकली शिकारी थी, हंटर थी महिला यहां पर, जिनको बोला जाता है कि नॉर्मली महिलाएं जो है ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये जो न्यूज है यहां पर, ये साउथ अमेरिका से निकल कर आई। तो रिसर्चर के द्वारा यहां पर, हालांकि इनको 2018 में अनअर्थन यानी कि जमीन से निकाला गया था। तो फीमेल की जो एज आइडेंटिफाई की जा रही है यहां पर इनके द्वारा, वो 17 से लेकर 19 साल के बीच के इनके यंग जो लड़कियां हैं यहां पर, वो शिकार किया करती थी। तो ये बातें यहां पर निकलकर सामने आई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी, और आप लोग की हेल्थ के पॉइंट ऑफ से भी इसको आप लोग याद रख सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। आप लोगों को याद होगा, मैंने बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोगों को बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BMI आप लोग बोलते हैं, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, इसको कैसे निकाल सकते हैं, जो वेट है वो आप लोग किलोग्राम में लीजिए, और इसी के साथ में आप लोगों की जो हाइट है, जैसे हाइट आप लोगों की जो भी है, उसको आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि हाइट जो है आप लोगों को मीटर में लेकर उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो ये BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो ये 4 इसके बेसिकली क्राइटेरिया हैं, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हल्का सा याद रखेगा। अगर यहां पर लेस देन 18.5 है, तो इसका मतलब आप लोग अंडरवेट हैं, यानी कि आप लोग का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.50 से ऊपर और 24.99 से नीचे अगर है, तो इसका मतलब यह कि आप लोग का जो वेट है वो हेल्दी है। इसी के साथ में अगर बॉडी मास इंडेक्स आप लोग का 25 से लेके 27 के वो 29 के बीच में, तो इसका मतलब आप लोग ओवरवेट हो चुके हैं। और अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो यहां पर 30 या फिर इससे ज्यादा चला गया, तो इसका मतलब आप लोग ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हो चुके हैं। तो आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स क्या है वो आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। वेट को किलोग्राम में लेना है और आप लोगों की जो हाइट है उसको मीटर में लेकर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आप लोगों का बॉडी मास इंडेक्स यहां पर निकल कर आ जाएगा। इंडिया की जो रैंक है यहां पर 3rd एंड द 5th देखने को मिली है। 3rd किसमें, 2 कंपेयर किए गए यहां पर, एक तो लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। तो अगर बात करें लड़कियों में 3rd है और लड़कों में 5th है। अगर बात करें बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, तो ये जो स्टडी है यहां पर द लांसेट के द्वारा पब्लिश की गई है बॉडी मास इंडेक्स, तो यहां पर हमारी कंट्री की जो पोजीशन है वो 3rd एंड 5th देखने को मिली है। अगर बात करूं यहां पर इंपॉर्टेंट जो चीजें आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, ये बात की जा रही है कि बॉडी मास इंडेक्स जो 19 ईयर के ओल्ड बॉयज हैं उनमें 20.1 देखने को मिला इंडिया का। 20.1 यानी कि हेल्दी वेज ग्रुप हमारा एवरेज निकल कर आ रहे हैं यहां पर। कंपेयर टू अगर बात करें हाईएस्ट जो देखने को मिला वो था कुक आइलैंड का, और जो लोवेस्ट था वो था इथोपिया का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि बॉडी मास इंडेक्स किस कंट्री में सबसे ज्यादा था और किस कंट्री में सबसे लो था। आप लोगों ने अगर ईपीएफओ का पेपर उठाकर देखा होगा, आई थिंक 2012 के पेपर में बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, फ्यूचर में भी क्वेश्चन यहां से रिपीट हो सकता है। दोनों कंट्री को एक बार आप लोग मैप में भी यहां पर देखते हैं, ताकि लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएं। ये हो गई यहां पर अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग इधर पर्टिकुलर जो पैसिफिक ओशन में आएंगे, खासकर साउथ पैसिफिक में, तो यहां पर ये देख सकते हैं जो लोकेशन यहां पर टिप है, ये यहां पर कुक आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया कुक आइलैंड। और अगर आप लोगों से बात करूं कुक आइलैंड के बाद में इथोपिया के बारे में, तो थोड़ा सा जूम इसको करके देख लेते हैं। तो ये है एग्जैक्ट इथोपिया। ठीक है, तो यहां पर हो गया इरिटेरा, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये चारों कंट्री जो हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं यहां पर। इसी के साथ में अगर बात करें
यहां पर हम लोगों ने बात की बॉयज के बारे में, पर लेकिन अगर हम लोग बात करें यहां पर किसके बारे में, बॉडी मास इंडेक्स गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बॉडी मास इंडेक्स अगेन 20.1 देखने को मिला। एज कंपेयर टू अगर हाईएस्ट देखेंगे तो आप लोगों को ये है टोंगा, और लोवेस्ट देखेंगे तो यहां पर ये है यहां पर तिमोर लिसेते। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक बार मैप में देखिएगा। और हाँ, कोई भी अगर इस तरीके से जो न्यूज में कोई भी जगह रहती है तो उसको आप लोग जरूर देखा कीजिए, और इंडिया को आप लोग सेंटर मानकर उसको आप लोगों को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये हो गया यहां पर टोंगा। ठीक है, तो टोंगा यहां पर हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लोगों से बात करें तिमूर लेस्ते के बारे में, ठीक है, लिसितेन इसको लेस्ते बोलेंगे, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं इंडोनेशिया हो गई। तो इंडोनेशिया के जो जस्ट नीचे आप लोग यहां पर तैमूर लिस्ते ये देखने को मिलेगा, और तैमूर सी भी है इसके नाम पर, बांदा सी यहां पर एग्जैक्ट हो गया, तो यहां पर जावा सी हो गया। तो इस तरीके से यहां पर याद रखिएगा, ये हो गया यहां पर कोकोज आइलैंड। ठीक है, तो यहां पर कोकोज या फिर ये हो गया किलिंग। ठीक है, ये भी इसी का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्रिसमस आइलैंड भी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो जकार्ता के जस्ट थोड़े से नीचे आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ये क्रिसमस आइलैंड। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। बाकी अगर यहां पर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, अगर बात करें हाँ जो हाइट यहां पर देखने को मिली है, तो 19 ईयर जो ओल्ड्स यहां पर बॉयज हैं उनकी 166.5 सेंटीमीटर एवरेज हाइट देखने को मिली है, और जो गर्ल है उनकी 155.2 सेंटीमीटर के करीब यहां पर एवरेज हाइट देखने को मिली है। इसी के साथ में हाइट में अगर आप लोग देखिए, जो हाई ऑफ द नीदरलैंड जो है यहां पर ये 183, और इसी के साथ में 170 जो गर्ल्स की और यहां पर बॉयज की, यानी कि बॉयज और गर्ल्स की आप लोगों को देखने को मिली। हाइट इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हाइट का यूज कर ही बॉडी मास इंडेक्स को काउंट किया जाता है। तो अपना भी देखिएगा क्या क्या बॉडी मास इंडेक्स है और आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप लोग इस कैटेगरी में हैं तो जल्दी से इसमें लाइए और फिर अपने आप को इस यानी कि फिट कैटेगरी में लेकर आइए। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, अगर बात करें कुछ बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से अब की बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर। बात की जा रही है एक वर्चुअल बायलैटरल समिट देखने को मिली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में, और इटली के जो प्रोफेसर जो प्राइम मिनिस्टर यहां पर ये हैं ग्यूसेप कोंटे, तो इनके बीच में यहां पर अभी एक मीटिंग देखने को मिली। बायलैटरल का मतलब होता है कि दोनों के बीच में, वर्चुअल का मतलब रहता है कि अपने अपने घर बैठकर ऑनलाइन मीटिंग थी, और इसी के साथ में यहां पर ये समिट जो देखने को मिली, तो इटली और इंडिया के बीच में यहां पर ये समिट थी। दोनों कंट्री एग्री हो गई यहां पर कि आगे आने वाले टाइम में मल्टीलेटरल फोरा, स्पेशली G20 के अंदर यहां पर ये फोकस देकर चलेंगे। आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलता था अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका फर्स्ट के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मल्टीलेटरल वर्ल्ड है, यानी कि अलग अलग कंट्री को एक्सेप्ट करने से मना करता था, तो इसलिए यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। पर लेकिन अब यहां पर दोनों कंट्री जो है उनके द्वारा बोला गया कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड को आगे लेकर चलेंगे, खासकर G20 के अंदर। इटली जो है वो एज्यूम करने वाली है प्रेसिडेंसी G20 के लिए, कब? 2021 के अंदर में, और हम यानी कि इंडिया यानी कि हमारी प्यारी कंट्री जो है वो 2022 में यहां पर G20 के लिए टारगेट इसका है बेसिकली जो आगे लेकर चलेगा। अगर इंडिया की बात करें और इटली की बात करें, ये पार्ट रहेंगे G20, जो कि अब की बार ट्रोकिया में यहां पर ये मीटिंग हो रही है दिसंबर के महीने में, तो यहां पर ये पार्ट रहने वाला है। इटली जो है वो करंटली 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन के अंडर इंडिया का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। और अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा किस तरीके क्वेश्चन यहां पर जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, तो उनमें सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो था यहां पर अभी वो पूछा गया था G20 की कंट्री के बारे में, कि G20 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो इसीलिए अगर G20 के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो इवन इसकी भी कंट्री के जो नाम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एक ओवरव्यू में आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन सी कंट्री इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अगर मैं इनको थोड़ा सा मैप पर भी काउंट करता रहूं तो आप लोग इनको देखेगा यहां पर कहां पर ये कंट्री है। जैसे कि यहां पर बात की जा रही है अर्जेंटीना की, एक हो गया, ठीक है। नंबर 2 हो गया यहां पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 हो गया यहां पर ब्राजील, नंबर 4 हो गया यहां पर कनाडा, नंबर 5 हो गया यहां पर चाइना। ये जो क्रोनोलॉजी होती है ABCD उसके हिसाब से हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर 6 हो गया यहां पर फ्रांस, नंबर 7 हो गया यहां पर जर्मनी, नंबर 8 हो गया यहां पर इंडिया, नंबर 9 हो गया यहां पर इंडोनेशिया, नंबर 10 हो गया यहां पर इटली, नंबर 11 हो गया यहां पर जापान, नंबर 12 हो गया साउथ कोरिया, नंबर 13 हो गया मेक्सिको, नंबर 14 हो गया यहां पर रसिया, नंबर 15 हो गया सऊदी अरेबिया, नंबर 16 हो गया साउथ अफ्रीका, नंबर 18 हो गया तुर्की,
16-17, ठीक है। फिर हो गया यूके, यूनाइटेड किंगडम, फिर हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और फिर आगे यहां पर यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन भी अलग से इसका पार्ट है। तो इस तरीके से ये जो कंट्री हैं ये यहां पर G20 के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है, ठीक है। तो अभी जो इसकी जो मीटिंग थी यहां पर, ये जो इसकी मीटिंग थी आप लोगों ने देखा यहां पर, जो अब 21 वाली और जो 22 वाली है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। और जो रिसेंट की बात की जा रही है वो मैंने भी आप लोग को बताया, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोग को होना चाहिए। स्टार्ट जो किया गया था, इसका फॉर्मेशन किया गया था 1999 में, यानी कि 1999 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि मिलकर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये कई बार आप लोगों से साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में ऐसी न्यूज जो है वो पूछ ली जाती है कि पर्टिकुलर कोई नाम आप लोगों से दे देंगे और पूछेंगे किससे रिलेटेड है। तो नासा के द्वारा, जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, रिपोर्ट किया गया था अप्रैल 28 को मिक्स ऑफ एक्सरेज, यानी कि जो एक्सरेज होती है उनका रेडियो सिग्नल के साथ में, जो कि ऐसा ऑब्जर्वेशन था इससे पहले कभी देखने को मिल्की वे में नहीं मिला था। जो हमारी आकाश गंगा है उसको मिल्की वे के नाम से आप लोग जानते हैं, तो इसके अंदर इससे पहले कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली थी। तो यहां पर जब ये दोनों मिली तो उस टाइम पर यहां पर ये फर्स्ट फास्ट रेडियो ब्रस्ट देखने को मिला, यानी कि कुछ ऐसा जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का यहां पर ये नजारा देखने को मिला जब दोनों एक्स रेज और रेडियो सिग्नल एक साथ में मिले, ठीक है। तो जो यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि एक्स रेज है और दूसरा है रेडियो सिग्नल। तो इसके मिलने के बाद में यहां पर FRB यानी कि फास्ट रेडियो ब्रस्ट यहां पर देखने को मिला। जो सोर्स है यहां पर फास्ट रेडियो ब्रस्ट के, वो डिटेक्ट किए गए अप्रैल के महीने में मिल्की वे के अंदर में। ये एक बहुत पावरफुल जो मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार रेफर किया जाता है, जिसका नाम यहां पर रखा गया मैग्नेट्रा, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखिएगा MAGNETRA मैग्नेट्रा, इसको यहां पर SGR 1935+2154 या फिर इसको SGR 1935 के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि मैग्नेट्रा SGR 1935+2154 या फिर SGR 1935। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि क्या है तो यहां पर ये इसी का नाम है, ठीक है। तो इसका नाम आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रखना है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। और ये लोकेटेड कहां पर है, एक कॉन्स्टिलेशन है, यानी कि एक तारा मंडल का एक आप लोग समूह बोल सकते हैं, तारा मंडल बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो यहां पर ये विल्पेकुला जो यहां पर ये कॉन्स्टिलेशन है, इसका नाम है यहां पर ये, ठीक है। तो इसको कुला या फिर सुला भी बोल सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है यहां पर इंग्लिश और हिंदी के। तो ये तरी जो कॉन्स्टिलेशन है जो इसके अंदर यहां पर ये देखने को मिला, जो कि लगभग 14,000 से लेके 41,000 लाइट ईयर अवे था। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस की यूनिट है, यानी कि दूरी नापी जाती है इससे। ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे पड़ोसी देश के बारे में बात की जा रही है और थोड़ा सा रिलेशन हमारे साथ में भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग के लिए बन जाती है। म्यांमार के जो आर्मी चीफ हैं जनरल मिंग ओंग ह्लाइंग, तो ये MAH, ठीक है। तो मिंग ओंग ह्लाइंग जो है, इसको आप लोग, इनका जो नाम है रिसेंटली अभी न्यूज में किस लिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा रोहिंग्या कम्युनिटी। रोहिंग्या कम्युनिटी जो है यहां पर ये म्यांमार के अंदर पाई जाती है, पर लेकिन म्यांमार के अंदर जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उसके बीच में झड़प देखने को मिली, जिसके चलते यहां पर रोहिंग्या कम्युनिटी को वहां से मारकर भगाया गया और काफी लार्ज स्केल पर यहां पर 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग, इनके 10 लाख से भी ज्यादा लोग माने जाते हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हैं यहां पर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के। म्यांमार की जो यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट है वो इनको अपना सिटीजन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके चलते इंटरनेशनल ग्रुप भी काफी लार्ज स्केल पर यहां पर इनके चलते न्यूज में रहता है। और ये सारी जो दुर्घटना देखने को मिली है, रखाइन जो स्टेट है इसके अंदर देखने को मिली, रखाइन प्रोविंस इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताता हूं। अभी यहां पर बोला गया है म्यांमार के जो यहां पर आर्मी चीफ है उनके द्वारा कि जो सिटीजनशिप का प्रोसीजर है म्यांमार के अंदर, वो इनका जो एक्ट है 1982 यानी कि 1982 का, उसके हिसाब से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ओनली 135 इंडिजिनियस इथनिक ग्रुप जो हैं वो यहां पर म्यांमार के अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो ये एक्ट है यहां पर, ये अपनी कंट्री में बंगाली जो हैं और जो रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं उनको काउंट नहीं करता है एज ए सिटीजन, यानी कि ये साफ साफ कहता है इनका एक्ट 1982 का कि इसमें ना तो बंगालीज हैं और ना ही रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं जो इनके सिटीजन है। हाँ, फिर भी इंटरनेशनल जो यहां पर अगर बात करें
इंटरनेशनल जो इंटरवेंशन है ये उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर फिर भी अगर ये यहां पर रहना चाहते हैं तो यहां पर शांति में रह सकते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर इनको एज ए सिटीजन हम लोग मानेंगे। अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से जो भी हमारे यहां पर कानून है उसके हिसाब से हम लोग इशू को देखेंगे, किसी के प्रेशर में आकर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। इसी के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों से बात करूं म्यांमार के बारे में, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से आप लोग जानते थे, इसका प्रेजेंट नाम म्यांमार और पहले इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। हमारी कंट्री के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो इसके साथ में बॉर्डर टच करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के काफी सारा एरिया जो है वो म्यांमार के साथ में टच करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब बात करें तो। और रोहिंग्या कम्युनिटी कहां से रिलेटेड है? म्यांमार से। तो आप लोगों से पूछा जाता है सिन्हाला कम्युनिटी कहां से रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, चलिए जाकर सर्च कीजिएगा, इसको होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए। रिसेंटली अभी यहां पर ये न्यूज में था, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया रोपैक्स। रोपैक्स की फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर। तो यहां पर ये है क्या, इसको आप लोग समझिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर एरिया से यहां से और यहां पर जाना है। अगर इसको यहां से यहां पर जाना है तो कोई पुल तो बनानी है, कोई ब्रिज यहां पर जिसके थ्रू ये चले जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहां पर ये होता है कि कोई एक ऐसा जहाज होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में यहां पर ये लगा होता है किनारे पर, यानी कि जो यहां पर बेसिकली जो पोर्ट होता है, और इसमें ट्रक, बस, गाड़ी सब कुछ इसमें भर ली जाती है और फिर ये यहां से इसको लेकर दूसरे किनारे पर पहुंचता है। यानी कि यहां से मान लीजिए यहां से चला मॉर्निंग में और इवनिंग यहां पर पहुंच गया, और फिर यहां पर ये लोगों ने काम किया जो भी इनका पूरे दिन की दिनचर्या थी, और फिर शाम को वापस यहीं पे आ गया। तो ये रोल ऑन रोल ऑफ की सर्विस जो है यहां पर ये काफी सारे लोगों को काफी अच्छे से कनेक्ट करके रखती है। तो इससे काफी सारे लोगों का फायदा होता है। तो अभी यहां पर ये हजारिया से यहां पर इसको जो गुजरात के अंदर में जो टर्मिनल हजारिया है वहां से इसको फ्लैग ऑफ किया गया रोल ऑफ सर्विस को, जो कि हजारिया से ये गोघा जो गुजरात के अंदर है यहां तक देखने को मिली। यानी कि ये यहां तक ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये जो सर्विस है यहां पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि गेटवे टू साउथ गुजरात, जो सौराष्ट्र वाला रीजन है, सौराष्ट्र वाले रीजन से साउथ गुजरात के साथ में इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये लगभग जो रिड्यूस कर रहे हैं यहां पर जो डिस्टेंस, यहां पर 370 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि 4 गुने से भी ज्यादा जो डिस्टेंस जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कम कर दी गई है। 9 चौक 36, यानी कि आप लोग देखते हैं यहां पर काफी ज्यादा कम टाइम यहां पर लग रहा है। तो इसके चलते कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ये फेरी सर्विस यहां पर स्टार्ट की गई है ताकि इनको कनेक्ट किया जा सके। इसी के साथ में इससे इंक्रीज होंगे जो टूरिस्ट हैं यहां पर, किसके लिए? यहां पर जो लोयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एट गिर, वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी एशियाटिक लोयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहां पर है। ये जो सर्विस स्टार्ट की गई है ये कुछ ऐसी आप लोगों को देखने को मिल रही है फेरी सर्विस, जो कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पर लेकर जाएगी, और ये 370 किलोमीटर की डिस्टेंस को 90 किलोमीटर की डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देगी। तो सोचिए कितना फायदा यहां पर लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सर्विस आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर कोई बच्चा आप लोगों से पूछे कि हमारी कंट्री में ये जगह कहां पर है और किस लिए फेमस है, और अगर आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता है तो आप लोग सोचेंगे यार थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया होता है। तो इसलिए अपनी कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर आने वाली जनरेशन को भी उसके बारे में अगर आप लोग बता सको तो। बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा अभी रिसेंटली यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की जा रही है, जो कि सेटअप किया गया IIT खड़गपुर में। IIT खड़गपुर कहां पर लोकेटेड है? ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, और ये हमारी कंट्री का सबसे पुराना IIT है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे पुराना कहां है? ये IIT खड़गपुर में है। पहले ये जेल हुआ करती थी, ठीक है, फिर यहां पर इसको IIT में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि याद रखेगा। इसमें इनोग्रेट किया गया यहां पर अभी इंटरनेशनल वेबिनार, जिसका टाइटल दिया गया भारत तीर्था, यानी कि एक तरीके से कंट्री में जो तीर्थ हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इंटरनेशनल वेबिनार जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर इसका नाम दिया गया। ये 6 से लेके 8 नवंबर तक यहां पर देखने को मिला, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। कई सारी वेरियस जो ब्रांच है इंडियन नॉलेज सिस्टम की वो भी कंटिन्यू काम करती हुई आप लोगों को नजर आएगी, यानी कि अपनी कंट्री के बारे में नॉलेज बेसिकली यहां पर फैलाई जाएगी, ठीक है। तो ये IIT खड़गपुर से कनेक्ट होकर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हमारी कंट्री में एक रिसेंटली बनाई गई मिनिस्ट्री है, पहले ये नहीं हुआ करती थी, अभी इसको बनाया गया है, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है यहां पर।
अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है यहां पर आज की डेट में वो किस किस मिनिस्ट्री को मर्ज कर कर बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है बड़ी आसानी से। तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में किस किस को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन देखने को मिला, और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इनको सबको एक जगह इकट्ठा कर यहां पर यह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसका नाम दे दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन है, उसके द्वारा सेकंड यानी कि दूसरा नेशनल वाटर अवार्ड ये यहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया 2019 में। डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में यहां पर 11 से लेकर 12 नवंबर 2020 में यहां पर ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। एम ये कि इंडिविजुअल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई सिंगल पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से जो वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में उनसे बातें की जा सके, यानी कि जिस तरीके से जो पानी होता है उसको कम से कम बर्बाद किया जाए और पानी को सेव कर आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग उसको अच्छे से रख सकें, उसके बारे में भी यहां पर इंफॉर्मेशन जो है ये शेयर की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को होना चाहिए जो भी देश दुनिया के अंदर चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से साइंस एंड टेक के बारे में यहां पर पूछ ले जाते हैं। इसमें बात की जा रही है गवर्नमेंट टेकथॉन 2020, तो यहां पर जीटीटी 2020 का नाम भी आप लोग याद रखते हैं। पूछा जाए क्या है, तो 36 घंटे पैन इंडिया वर्चुअल ये हैकाथॉन है जो ऑर्गेनाइज कराई गई AEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियर्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, ओरेकल अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MEITY और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनके द्वारा जो यहां पर ये कंक्लूड की गई 1 नवंबर को, ठीक है, हमारी कंट्री में। इसी के साथ में अगर बात करें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में एक अटैच ऑफिस है। NIC जो है यहां पर ये स्टैब्लिश किया गया था 1976 में, और AEEE ये यहां पर जिसके बारे में बात की हम लोगों ने, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है ताकि जो ह्यूमैनिटी है यानी कि जो जनता है, जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उसको फायदा पहुंचा सके। अच्छा, ये IEEE कहां पर लोकेटेड है, किस कंट्री में, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ठीक है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी जो कि आंध्र प्रदेश के, जो कि यहां पर अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कि राज्य के अंदर कई सारे जो लोग हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में बस उन्हीं को नौकरी मिलेगी जो वहां के लोकल लोग हैं, यानी कि ऑन द लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश। हरियाणा भी अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा भी ये कर रहा है कि 75% जो प्राइवेट सेक्टर है हरियाणा के अंदर, वो हरियाणा के लोगों को ही वहां पर जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि स्टेट असेंबली जो है उसके द्वारा हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 ये लाया गया है, जिसके चलते मोर एम्प्लॉयमेंट जो हरियाणा के लोग हैं उनके लिए यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। तो यहां पर बेसिकली जो कंसर्न है वो ये है कि अगर इस तरीके से हम लोग काम करते हैं तो आर्टिकल 16 का हनन होता है। आर्टिकल 16 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 16 हमारी कंट्री में जो संविधान में पार्ट 3 में रखा गया है। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो इसी के बीच में आप लोगों को एक आर्टिकल 16 भी देखने को मिलेगा। आर्टिकल 16 यहां पर यह कहता है कि एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको काम की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उसमें कोई भेदभाव आप लोग नहीं कर सकते। यानी कि एक राज्य में अगर जो लोग हैं उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये पोस्ट इसको मिलेगी या फिर ये पोस्ट इसको मिलेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बोला? हरियाणा गवर्नमेंट ने ये बोला कि आर्टिकल 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि गवर्नमेंट की जो जॉब है उसके बारे में बात करता है, वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। और हम लोग जो यहां पर ये पर्टिकुलर जो अभी यहां पर जो ये बिल लेकर आ रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है, ना कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए लूप होल यूज किए जाते हैं इस तरीके से बचने के लिए, ताकि उनमें से निकलकर ये अपना फायदा उठा सके। इंश्योरेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। जिंदगी में अगर कुछ न करो चाहे ना करो, पर जिंदगी में अपना जो हेल्थ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस है वो जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बीमारी हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, क्या कंडीशन बन जाए। तो एक तरीके से हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस आप लोग जरूर रखिए। यहां पर इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा यहां पर बोला गया है कि जो बेसिकली आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, जो हमारी कंट्री में अटल बीमा व्यक्ति कल्याण जो योजना थी उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें एफिडेविट सबमिट करने की अब कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं रहेगी, ठीक है। ये जो स्कीम है एम्प्लॉय में, यहां पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन, जिसको ESI के नाम से आप लोग जानते हैं, ESIC, ठीक है। तो इसके थ्रू यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अगर पूछे आप लोगों से इंप्लीमेंट कौन करता है, यहां पर नाम है इसका अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना,
तो यहां पर व्यक्ति कल्याण योजना जो है यहां पर ये इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के नाम से यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको इंप्लीमेंट करती है। ये लगभग एक तरीके से जो रिलीफ देगा 50% के करीब यहां पर जो एवरेज पर डे जो अर्निंग है जिन भी लोगों की यहां पर एक तरीके से जो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग मैक्सिमम 90 डेज के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो खासकर लाइफ टाइम इंश्योरेंस पर्सन को भी यहां पर एक तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए होता क्या है, कई बार अगर मैंने आप लोगों से एक बार जिक्र भी किया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंश्योरेंस लेना एक कंपलसरी प्रोविजन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री के जो लोग हैं वो हेल्दी रहें, बेसिकली इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहते हैं। तो यहां पर भी इसी तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इंश्योरेंस इजी और इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो अगर कोई पर्सन कोई अर्निंग कर रहा है तो रिलीफ दिया जाएगा उसको 50% ऑफ एवरेज पर डे की जो अर्निंग है ड्यूरिंग जो प्रीवियस 4 अगर आप लोग बात करें कंट्रीब्यूशन पीरियड रहेगा तो 90 डेज के लिए यहां पर एक तरीके से मैक्सिमम उसको पेड करना है, तो इंश्योरर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो कुछ ऐसा प्रोविजन यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा नॉर्मली कि ये जो स्कीम है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको इंप्लीमेंट करती है और किससे रिलेटेड है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। यूएसए के अंदर अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है हार गए, हालांकि वो ट्वीट अभी तक वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्वीट पर उनके ट्वीट देख रहा था ट्विटर पर, तो उसमें पता है वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, ठीक है, यानी कि एक साहस बनाए रखिए। तो यानी कि इसका मानना ये है कि वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट जो है इन चीजों को रोकेगा। तो यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन है। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्यों परेशान है। तो देखिए आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को पहले अपनी कंट्री का मैप दिखाता हूं तभी आप लोग समझ पाएंगे, यहां पर उसके साथ में इसको कोरिलेट कर देखते हैं, ठीक है, तब आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये हमारी कंट्री है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में जो पार्लियामेंट के अंदर जो सीट है वो टोटल मिलाकर कितनी सीट है, यहां पर 80 सीट है पार्लियामेंट के अंदर। यानी कि अगर आप लोग बोलिए कि उत्तर प्रदेश अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत कर ले जाए तो ये 80 सीट यहां पर एक तरीके से करवट पड़ देती है पार्लियामेंट के अंदर। पर लेकिन आप लोग ये समझिए एक साइड में बीजेपी है, एक साइड में कांग्रेस है। बीजेपी को यहां पर 60 सीट मिल गई, ठीक है, कांग्रेस को यहां पर कितनी मिली, 20 सीट मिल गई। तो यूएसए के अंदर क्या होता है, यहां पर ऐसा होता है, मान लीजिए बीजेपी को यहां पर 60 सीट मिल गई तो इसका मतलब ये है कि जो 20 सीट है ये भी बीजेपी की हो जाएंगी। यहां पर ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस वाले की 20 सीट हमारी यहां पर। यानी कि एक तरीके से आप लोग ऐसा सोचिए जैसे मान लीजिए यहां पर अगर 60 जो 80 सीट थी, 80 सीट में थे, जो यहां पर बीजेपी है वो 41 सीट आ गई उसके पास में, ठीक है, और यहां पर जो इसके पास में आ गई एक तरीके से यहां पर ये 39 सीट आ गई। तो इसका मतलब ये 39 सीट भी यहां पर बीजेपी की हो जाएंगी, क्योंकि पावर में तो यही आ गए, जीत कर ये आ गए, तो इस राज्य के अंदर सारी सीट जो है यहां पर इन्हीं की हो जाएंगी। तो इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसा होता है वहां पर कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में वहां पर आ जाती है किसी पर्टिकुलर राज्य में तो सारी सीट उसी की हो जाती है। तो वहां पर अब बात करें तो बीजेपी की अगर इस तरीके से लेकर चलते हैं तो 80 की 80 सीट यहां पर बीजेपी हो गई, फिर इनको काउंट करते हैं इस तरीके से। तो ऐसे कई सारे ऐसे राज्य हैं उनमें अगर हम लोग सीट काउंट करते हैं तो जैसे कैलिफोर्निया हो गया, तो कैलिफोर्निया में अकेले में यहां पर लगभग 40 के करीब सीट है आई थिंक। तो वहां पर अगर कई सारे राज्यों को इंक्लूड करके चलो 40 या 35 कुछ ऐसी है, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा और बताइएगा क्या है एग्जैक्ट नंबर। तो अगर किसी ने वहां पर ये सीट उनमें वहां पर मेजोरिटी में किसी ने जीत ली सीटें तो सारी सीट उसी की हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग सीट होती हैं, पर लेकिन जो मेजोरिटी में आता रहेगा इसका मतलब है ये राज्य उसी ने जीत लिया। तो इस तरीके से वहां पर जो अभी ये जीत कर आए हैं वहां पर डेमोक्रेट्स के जो बाइडन, तो ये इसी तरीके से यहां पर जीत कर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप छोटे छोटे राज्य में लगे रहे, पर लेकिन इन्होंने उन राज्यों को अपने कंट्रोल में लिया जहां पर एक तरीके से अगर जीत जाए तो काफी बड़ा मार्जिन उनके पास में आ जाए। तो यहां पर अभी अगर बात करें जो अभी प्रेसिडेंट बन रहे हैं यहां पर जो बाइडन है, सब मान चुके हैं कि जो बाइडन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, 46वें आने वाले टाइम में 46th प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको कहते हैं डेडिकेशन, इसको कहते हैं विश्वास, ठीक है। तो इतना तगड़ा विश्वास होना चाहिए अगर कोई काम करो तो। अगर बात करें एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जो इनकी तरीके से काफी ज्यादा न्यूज में भी यहां पर, इनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो ये पर्सनैलिटी है ये इंडियन, अफ्रीकन और अफ्रीकन अमेरिकन पर्सनैलिटी है और फर्स्ट वुमेन है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जाने वाली है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये पहली पर्सनैलिटी है और इंटरेस्टिंग है कि इंडियन मूल की है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाम है कमला हैरिस, ठीक है। तो कमला आप लोगों ने सुना होगा, ये यूएसए का तो नाम है नहीं है, तो कमला इंडिया का नाम हो गया और हैरिस यूएसए का जुड़ गया साथ में, तो कमला हैरिस इनका नाम है। तो ये जो पर्सनैलिटी है यहां पर ये वाइस प्रेसिडेंट बन रही है और फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसलिए यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है पर्टिकुलर न्यूज की। ओके, ये जो न्यूज है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों की राय भी मैं पूछूंगा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये इसका ऐसा होना चाहिए या फिर ना ही होना चाहिए। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा बोला गया है कि जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसका नाम चेंज किया जाए और नाम चेंज करने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इसका नाम रख दिया जाए।
ये ऐसा इनसे बोला गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग अच्छे से इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर बात करें पोर्ट के बारे में, शिपिंग के बारे में, वाटरवेज के बारे में, तो ये सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में आते हैं। पर लेकिन अगर नाम में ही सारी चीजें प्रेजेंट हो जाएगी तो आगे इसमें घुसकर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जैसे हमारे संविधान में प्रीएम्बल है, अगर प्रीएम्बल को आप लोग एक बार को पढ़ लो तो आप लोगों को एक ओवरव्यू लग जाएगा कि संविधान कैसा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये बातें बोली गई है। मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, वो आल्सो रेस्पॉन्सिबल है पोर्ट और वाटरवेज को कंट्रोल करने में। तो इंडिया की शिपिंग मिनिस्ट्री जो है वो लॉट्स ऑफ वर्क कर रही है इससे रिलेटेड, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये सही रहेगा, इसका नाम जो है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज भी रख सकते हैं। हालांकि बिना नाम चेंज करे भी ये काम किए जा सकते हैं, पर लेकिन नाम अगर चेंज हो जाएगा तो आप लोग मिनिस्ट्री का नाम पढ़कर ही आप लोग बता सकते हैं कि मिनिस्ट्री क्या काम करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही भी है। आप लोगों का क्या मानना है, सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। यहां पर ये कई सारे जो वाटरवेज हैं उनके नाम दे रखे हैं, एक तरीके से नेशनल वाटरवेज हैं और किस राज्य में है और कहां से कहां कनेक्ट करते हैं ये बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। नेशनल वाटरवेज जो पहला है वो गंगा रिवर पर है और ये हल्दिया से इलाहाबाद तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होता हुआ जाता है। दूसरा जो नेशनल वाटरवेज है ये है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, तो ढिब्री जो यहाँ पर एक तरीके से और सदिया तक देखने को मिलेगा। तो आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये इसी के साथ में मेघालय तक आप लोगों को होता हुआ नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तीसरे नंबर का, तो यहां पर है ये वेस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है। तो यहां पर कोलम टू कोट्टापुरम तक देखने को मिलेगा केरला के अंदर में। तो ये कंप्लीट जो नेशनल वाटरवेज तीसरा है केरला के अंदर में ही है। गोदावरी कृष्णा कैनाल के बारे में बात करें तो यहां पर यह कैकीनाडा से लेकर पौंडीचेरी तक, तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये यहां पर और पौंडीचेरी के एरिया को कवर करता है। छठे की अगर बात करें यहां पर यह ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है गोनेखलई टू यहां पर तिलचर, ठीक है। तो ये कहां पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये यहां पर लखीमपुर भंगा है यहां पर, ये जो प्रोसीजर में अभी बना नहीं है यहां पर ये, तो मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई बार कई सारे जो नेशनल वाटरवेज हैं उनके नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और फिर ये भी पूछा जाता है कि यहां पर ये किस पर्टिकुलर एरिया में बनाया जा रहा है। तो हमारी कंट्री में मोटे मोटे तौर पर अभी आने वाले टाइम में कई सारे ये जो नेशनल वाटरवेज आने वाले हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इनको किस तरीके से ढंग से लेकर चला जा सकते हैं, तो यही एक बेसिक फोकस है। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये। हालांकि पहले भी इसके बारे में जब ये यहाँ पर ये सैटेलाइट छोड़ा गया था उस टाइम पर भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं क्या है यहाँ पर। एंटी सैटेलाइट एक मिसाइल जिसको बोलते हैं एसैट के नाम से जाना जाता है, इसलिए इंस्टॉल की गई है। इसका जो एक मॉडल डीआरडीओ भवन के अंदर, जो डीआरडीओ भवन का जो प्रीमाइस है उसका जो एरिया है उसमें, तो उसमें ये यहाँ पर रक्षा मंत्री जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको अनवील किया गया है, यानी कि इसको इनोग्रेट किया गया है। एंटी सैटेलाइट क्या होती है पहले तो आप लोग ये समझिए। एंटी सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट के एंटी यानी कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल। आखिर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल को छोड़ते हैं भैया, तो उसके बारे में समझिए। आज की डेट में आप लोग ये समझिए हमारी और चाइना की अगर झड़प हो जाती है कल को, तो चाइना सबसे पहले ये करेगा कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जाए। तो हमारा कोई सैटेलाइट अगर स्पेस में है जो हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन को मेंटेन रखने का काम करता है, तो ये एक मिसाइल छोड़कर उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इनडायरेक्ट वे में हमारी कंट्री में अगर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो एक तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस तरीके से ब्रेक कर दिया जाता है, कोई भी इस तरीके की हरकतें की जाती है। अब यहां पर अगर हमारे पास में एंटी सैटेलाइट मिसाइल नहीं है तो हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, तो चाइना हमारे ऊपर एक एज ले जाएगा, चाइना हमको नुकसान पहुंचाया जाएगा। पर इंडिया ने अभी यहां पर ये जो कैपेबिलिटी है ये अचीव कर ली थी। हम लोगों ने कैपेबिलिटी अचीव की, अपनी ही कंट्री का एक सैटेलाइट गिराकर अपने ऊपर इसको हम लोगों ने टेस्ट किया, अपने ऊपर हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम दिया गया वो मिशन शक्ति नाम दिया गया था। तो डायरेक्ट भी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मिशन शक्ति क्या था यहां पर, ये तो मिशन शक्ति यहां पर हमारी कंट्री का एक प्रयोग था जिसमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी कि एसैट को छोड़ा गया इंडिया के द्वारा। हमारे किसके द्वारा छोड़ा गया इसको, ये डीआरडीओ के द्वारा छोड़ा गया, ठीक है। तो डीआरडीओ के द्वारा यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और कंट्री जो था यहां पर फर्स्ट एवर एंटी सैटेलाइट जो मिशन हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था 27 मार्च 2019 में, यानी कि 27 मार्च 2019 में ये उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और यहां पर जो इसको लॉन्च किया गया था, किस ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था, तो लो अर्थ ऑर्बिट में यहां पर बेसिकली जो ये न्यूट्रलाइज किया गया था इसको। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक हमारी कंट्री वर्ल्ड में कौन से नंबर की कंट्री है ये कारनामा करने वाली, तो हमारी कंट्री वर्ल्ड में चौथे नंबर की कंट्री है। याद होगा आप लोगों को, मैंने टेलीग्राम पर क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पोस्ट किया था, आप लोगों ने काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया। टेलीग्राम पर जब भी मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूं ना, तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन में यहां पर एक बल्ब बना होता है, ठीक है, उस पर क्लिक किया कीजिए आप लोग, तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा
कई सारे बच्चे बोले थे सर हिंदी में भी क्वेश्चन डाला करो, यार उसमें इतना वर्ड लिमिट वो नहीं देते हैं कि उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन में डाल सकूं, वर्ड लिमिट बड़ी कम रहती है, इंग्लिश का ही आता है मुश्किल से, तो उसमें वर्ड लिमिट की वजह से वहां पर हिंदी या तो इंग्लिश में आएगा या फिर हिंदी में आएगा, ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये फोर्थ जो नेशन है इंडिया हमारी कंट्री, तो रसिया है एक, दूसरा है चाइना, तीसरा है यूएसए। तो रसिया, चाइना, यूएसए के बाद में हमारी कंट्री फोर्थ कंट्री बन गई है, जिसके द्वारा ये अचीवमेंट यहां पर एक तरीके से ये अचीवमेंट जिसके द्वारा यहां पर अभी अपना जो अमल में लाया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ में अब इसका एक मॉडल यहां पर स्टेब्लिश किया गया है, तो इसलिए फिर से न्यूज में है, यानी कि तब तो न्यूज में इसलिए था यहां पर ये चीज देखने को मिली, अब इसका एक मॉडल स्टेब्लिश किया गया है, तो यहां पर डीआरडीओ जो भवन है उसके प्रेमाइस के अंदर में, इसलिए यहां पर ये अभी फिलहाल न्यूज में है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर ये बात करें नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के बारे में। नेशनल ई गवर्नेंस यानी कि जो ऑनलाइन जो भी चीजें आप लोग यहां पर चलती है, सारी चीजें जो भी आज के डेट में कुछ भी आप लोग काम कराते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी डाउनलोड करना है, सारी चीजें ऑनलाइन आप लोग कर लेते हैं। तो नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीजन है यहां पर वो पार्टनरशिप करे नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो भोपाल है उसके साथ में, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के साथ में, इनके द्वारा ऑनलाइन पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें साइबर लॉ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी और डिजिटल फोरेंसिक से रिलेटेड भी चीजें आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आएंगी। अगर बात करूं गोल के बारे में, तो गोल इनेबल करता है ये पुलिस ऑफिसर या फिर स्टेट के जो साइबर सेल है या फिर लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है या फिर कोई और प्रोसिक्यूटर या फिर जुडिशियल ऑफिसर है, वो ताकि एक तरीके से एक्वायर कर सके रिक्विजिट नॉलेज, यानी कि इस तरीके की नॉलेज स्किल वो यहां पर उसको मिल सके, ताकि कल को चलकर अगर कोई फोरेंसिक लेबोरेटरी से रिलेटेड कोई मैटर निकल कर आता है या उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, साइबर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ है। आज की डेट में अगर क्रिमिनल वर्ल्ड के बारे में आप लोग बात करें, जो आज की डेट में चोरी करने वाले जो चोर हैं या क्राइम करने वाले जो क्रिमिनल हैं, वो काफी हाईटेक क्वालिटी के आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर साइबर जो लॉज है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है या फिर डिजिटल फोरेंसिक है, इनके ऊपर फोकस किया जाता है ताकि सिचुएशन को सही डायरेक्शन में कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो साइबर फोरेंसिक जो लैब है ये स्टैब्लिश की गई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रीमाइस में, दिल्ली के अंदर में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो एक इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो यहां पर सिचुएशन को और अच्छे से टैकल करने की कोशिश की जा रही है, अगर कल को कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके द्वारा स्टेट ऑफ आर्ट यहां पर बोला गया है कि रेजिडेंशियल कम, एक तरीके से रेजिडेंशियल कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, या फिर बोलिए ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जैसे आज की डेट में मैं जहां पर रहता हूं वहीं से ही काम करता हूं, तो इसका मतलब मैं रहता भी हूं रेजिडेंट, मतलब वहीं पर ही उसमें रह रहा हूं और वहीं पर ही एक तरीके से मेरा ऑफिस एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर आप लोग बोलिए जहां पर मैं बैठकर काम करता हूं, तो दोनों चीजें हो गई। तो इस तरीके से आप लोग बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो वहीं आप लोग का रेजिडेंट हो गया और वहीं आप लोगों का एक तरीके से काम करने का एक ऑफिस आप लोगों ने बना लिया। तो ये इसी तरीके का एक कॉम्प्लेक्स यहां पर ये इंडियन जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये कटक के अंदर उड़ीसा में यहां पर इसको अभी स्टैब्लिश किया गया है, कटक उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। तो ये इनोग्रेट किसके द्वारा गया, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। तो इनकम टैक्स अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है यहां पर ये इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाया गया हमारी कंट्री में, जो कि यहां पर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उससे रिलेटेड यहां पर ये काम करती है। इनकम टैक्स क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब आप लोग गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, पर लेकिन जब इनडायरेक्ट पे करते हैं, इनडायरेक्ट यानी कि आप लोगों ने फोन खरीदा, फोन के ऊपर टैक्स लगा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप लोगों ने फोन का पैसा पे किया, उसी में ही टैक्स का पैसा भी इंक्लूड है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये जो इनकम टैक्स जो है बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है, तो यहां पर अपीलेट ट्रिब्यूनल आ गया। ट्रिब्यूनल एक तरीका कोर्ट होता है जहां पर ये इससे रिलेटेड मैटर सुने जाते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रिब्यूनल था वो क्रिएट किया गया था 25 जनवरी 1941 1941 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसको मदर ट्रिब्यूनल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। प्रेजेंट जो हेड किया जा रहा है यहां पर, ये रिटायर्ड जस्टिस है पीपी भाट, जो फॉर्मरली यहां पर हाई कोर्ट जो बेसिकली झारखंड और जो गुजरात के हाई कोर्ट के जज भी यहां पर रह चुके हैं, तो इनके द्वारा ये ट्रिब्यूनल हेड किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, अगर आप लोग यहां पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अंदर जाते हैं और वहां से आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि हाँ भैया वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, गलत एक तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप लोग इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि इसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं है, आप लोग इससे भी नाखुश हैं, तो आप लोग सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर आप लोग खुश नहीं है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि अगर यहां पर बात करें कोई इस तरीके की हरकत देखने को मिल रही है, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ऊपर अगर अपील करनी है तो आप लोगों को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में आएगा, और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से अगर नाखुश हैं आप लोगों के डिसीजन से, आप लोग इससे नाखुश हैं, तो आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये है यहां पर इसका मुद्दा, जो कि आप लोग आइडिया रखेगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आइडिया जरूर रखिएगा।
न्यूज है ये काफी इंपोर्टेंट, छोटी सी न्यूज है पर लेकिन फैक्चुअल भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन के बारे में। हमारी कंट्री में जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है एनके सिंह। एनके सिंह जी के द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई यहाँ पर 2021-22 के लिए और 25-26 तक का यहाँ पर ये पहुंचेगी। यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है 5 साल का टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको स्टेब्लिश करते हैं हर 5 साल में, ताकि हमारी कंट्री में जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसे का लेन देन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे किया जाए। तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 280, उसके बारे में याद रखिएगा। 280 यहां पर बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की। तो फिलहाल जो फाइनेंस कमीशन है ये 15th फाइनेंस कमीशन, और कौन है यहां पर चेयरमैन, ये है एनके सिंह जी। एनके सिंह जी की अध्यक्षता में चेयरमैन बनाए गए। इसके जो सेक्रेटरी है ये है अरविंद मेहता। बाकी 4 मेंबर है यहां पर, कौन कौन, ये भी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन के मेंबर। तो शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, इसी के साथ में रमेश चंद, इसी के साथ में नेक्स्ट यहां पर अशोक लहरी। तो ये टोटल 6 एक तरीके का ग्रुप है जो यहां पर ये काम कर रहा है। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि जिस बेस पर ये काम कर रहे हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि अभी आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया तो फिर इसी पैटर्न में काम चलेगा। यानी कि मान लीजिए ये फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन 2021 के लिए आएगी तो ये आगे 2025-26 तक चलने वाली है। तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस 5 ईयर के लिए यहां पर ये सेम रहने वाला है। और यहां पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स। इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसके द्वारा बोला गया कि 42% जो है जो टैक्स है वो स्टेट के साथ में शेयर किया जाएगा। यानी कि जो स्टेट्स हैं उनके साथ में 42% टैक्स जाएगा। सेंटर पहले यहां पर 32% देता था, पर लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन वाईवी रेड्डी जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। उसने बोला कि यार इसको आप लोग 42% कर दीजिए, तो 42% कर दिया। तो ये हो गया एक तरीके से जो 42% जो टैक्स गया तो वर्टिकल डिवैल्यूएशन कर दिया कि 42% यहां पर इनके पास में जाएगा। अब राज्य में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, इस राज्य में इतना जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और किस किस बेसिस पर जाएगा कि यहां पर हाँ इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इतना फॉरेस्ट कवर है, वो सारी चीजें। तो ये जब कवर किया जाएगा यहां पर तो फिर वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन है यहां पर लोकल गवर्नमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, अलग अलग एरिया में जो भी यहां पर चीजें होती हैं उनको सबको रिकमेंड किया जाएगा। इसी के साथ में कई सारी चीजें यहां पर ऐड की जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये भी पार्ट बनाया गया है अगर आप लोगों को यहां पर पैसा देना है तो। देखिए साउथ इंडिया के जो राज्य है ना वो काफी दुखी रहते हैं, टैक्स तो कलेक्शन ज्यादा करते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज भी अच्छी है, वहां पर एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट रहता है, पर लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम है, इसकी वजह से उनको पैसा कम मिलता है। यानी कि ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने वाले स्टेट कम पैसा देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अभी फिलहाल बोला जाता है जब 2011 का सेंसस यूज करना है तो बोलते हैं कि नहीं 1971 का सेंसस यूज करो, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है तो हमको इसका फायदा मिलना चाहिए, ना कि हमारा नुकसान होना चाहिए। तो ये भी कई सारे मुद्दे हैं जो यहां पर पैरेलल में चलते रहते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा। जैसे यहां पर 14th फाइनेंस कमीशन हो गया और यहां पर हो गया 15th फाइनेंस कमीशन। तो यहां पर अगर आप लोग देखेगा तो 14th फाइनेंस कमीशन में इनकम जो यहां पर बेसिकली उसको जो इनकम यहां पर जो अर्निंग आ रही है, जो इनकम डिस्टेंस थी 50% शेयर इसको दिया गया। फॉरेस्ट अगर कोई यहां पर कवर कर रहा है, इकोलॉजी, उसको 7.5 दिया गया। एरिया कितना है, एरिया वाइज बड़े वाले एरिया को ज्यादा पैसा दिया जाएगा, कम एरिया कम। पॉपुलेशन को यहां पर 27.5 दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर 17.5 वेटेज दिया गया था 1971 के हिसाब से, और बाकी का 10% दिया गया था 2011 के हिसाब से। यानी कि जिन राज्य की पॉपुलेशन बढ़ गई है पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है, अगर जिनकी नहीं बढ़ी है पैसा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यानी कि घर में अगर 5 मेंबर हैं, 5 में से 2 मेंबर कमाने वाले हैं और 3 मेंबर हैं वो कमाते नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जो 2 कमाने वाले मेंबर हैं और 3 जो कमाते नहीं है, तो 2 कमाने वालों को इनका भी खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार है साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो गरीब राज्य हैं, जो ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उनको पीछे छोड़ दीजिए, उनको भी साथ में लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। अगर बात करूं यहां पर 2.5 जो बोला गया, यहां पर ये टैक्स एफर्ट दिया गया आपकी बार जो अच्छे से टैक्स पे करते हैं। इसी के साथ में जो डेमोग्राफिक प्रेफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनकम डिस्टेंस, यहां पर फॉरेस्ट कवर, एरिया और पॉपुलेशन। तो यहां पर ये आप लोगों को 15% अब की बार यहां पर दिया जा रहा है। तो टोटल मिलाकर अगर टैक्स के डिवोल्यूशन की आप लोग बात करते हैं, 11th फाइनेंस कमीशन ने 29.5%, 12th फाइनेंस कमीशन ने 30.5%, 13 ने 32% और 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको 42% और 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको 41% कर दिया है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है 41% के यहां पर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया तो 1% यहां पर इसके लिए पैसा दिया गया ताकि यहां पर इसका डेवलपमेंट किया जा सके। तो एरिया, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स, इसके बेस पर सारा यहां पर बेसिकली ये तैयार किया जाता है कि कौन से राज्य को कितना पैसा यहां पर मिलने वाला है। तो ये खाका तैयार यहां पर इसके थ्रू किया जाता है। तो कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, ये एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर जो निकल कर आई है डीआरडीओ की साइड से, बात की जा रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको
जिसको डीआरडीओ बोलते हैं। डीआरडीओ के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया पैसेंजर बस। जो पैसेंजर बस ये टेक्नोलॉजी यूज करेगी फायर डिटेंशन एंड सप्रेशन सिस्टम। क्या है मतलब ये, अगर किस बस में आप लोग जा रहे हैं इसमें ये सिस्टम लगाया जाएगा, उसमें ये फायर को डिटेक्ट कर लेगा तुरंत और तुरंत उसको सप्रेस भी कर देगा। तो ये ऐसा है कि अगर बस में आग लग जाती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की बस है या फिर कोई जो पेशेंट्स लेकर जा रही है, किसी भी तरीके की बस है, अगर इसमें ये सिस्टम लगा दिया गया है तो इसका मतलब है कि अगर आग लगती है तो तुरंत उसको सप्रेस कर देगा। तो इसको बोला गया फायर डिटेंशन एंड सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये फायर मिटिगेशन का काम करेगा, यानी कि आग को मिटाएगा और इसी के साथ में डिटेक्ट कर सकता है फायर विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में स्टार्ट करते हैं इसको, विद इन ए मिनट यहां पर ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, यहां पर एक तरीके से आग बुझाने वाला जो इक्विपमेंट है उसको लॉन्च कर देगा और यहां पर इसको खत्म कर देगा जो भी आग उस टाइम पर लगी होगी। तो यहां पर एक तरीके से इसके अंदर एरोसोल जनरेटर जो रहेगा, ये फायर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसको सप्रेस करता हुआ नजर आएगा विद इन 5 सेकेंड ऑफ द सिस्टम जो भी एक्टिवेशन होगा, यानी कि 5 सेकेंड के अंदर अंदर यहां पर ये सही से काम करना स्टार्ट कर देगा। ये जो कंप्राइज करते हैं यहां पर 80 लीटर कैपेसिटी आप लोग वाटर देखने को मिलेगा, इसका 80 लीटर के करीब पानी रहेगा, 6.8 किलोग्राम नाइट्रोजन सिलेंडर, इसी के साथ में ये प्रेशर जो देखने को मिलेगा 20 बार का, और जो नेटवर्क ट्यूबिंग के साथ साथ में 16 नंबर ऑफ एटोमाइजर रहेंगे यहां पर। ये है यहां पर एटोमाइजर जो होते हैं, बेसिकली ये एटम जो होते हैं एटोमाइजर, एक तरीके से स्प्रे करने वाले जो होते हैं, जैसे ना ड्यू वगैरह स्प्रे करते हैं, तो स्प्रेयर आप लोग इनको बोल सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर आग को तुरंत सप्रेस करने का काम करेंगे ताकि कोई भी जान मान की हानि यहां पर न हो सके, कोई भी एक तरीके से इंसान की भी जान न जाए और जो यहां पर उसके अंदर जो सामान रखा है वो भी न जले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं।